हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी में थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपना चल रहा है। डिस्कशन जो चल रहा था वो ये था कि विश्लेषिक फलन के बारे में अपन बात कर रहे थे। कल की क्लास आपकी किसी कारणवश नहीं आ पाई थी, तभी थोड़ा ढीली थी, ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, फिर से नहीं आ पाई थी। कोई नहीं, अपन कवर कर लेंगे, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात है। टॉपिक अपना विश्लेषिक फलन चल रहा था और विश्लेषिक फलन से संबंधित अपन ने कोशी-रीमान समीकरणों के बारे में पढ़ लिया था। और कोशी-रीमान समीकरणों में ही आगे बढ़ते बढ़ते जो अपना मेन टॉपिक आ गया था वो आ गया था प्रसंवादी फलन या फिर हार्मोनिक फंक्शन। कि कोई फलन u(x,y) प्रसंवादी कहलाता है या कोई फंक्शन u(x,y) हार्मोनिक कहलाता है कब? जब उसका खुद वो u(x,y) खुद और उसके फर्स्ट टू ऑर्डर के डेरिवेटिव, मतलब प्रथम दो कोटि के अवकलज। कौन कौन? एक तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये चारों के चारों क्या हो? संतत हो। पांचों कैसे हो? संतत हो या फिर कंटिन्यूअस। मतलब यदि कोई फंक्शन u(x,y) आपका प्रसंवादी या हार्मोनिक कहलाता है यदि वो खुद और उसके चार जो है ये फर्स्ट टू ऑर्डर के डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब शुरू के पांच जो है ना, ये शुरू के चार जो है फर्स्ट टू ऑर्डर के डेरिवेटिव, प्रथम दो कोटि का अवकलज, वो कैसे होने चाहिए? संतत। और एक लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। लाप्लास इक्वेशन मतलब लाप्लास समीकरण। वो कौन सी थी? कि भैया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल कितना आना चाहिए? 0। यदि ऐसा है तब तो कोई फंक्शन u(x,y) या जो फंक्शन u है वो आपका प्रसंवादी कहलाता है, हार्मोनिक कहलाता है। और ऐसा नहीं है तो वो हार्मोनिक नहीं कहलाता। ये बात आपको क्लियर हो रही? अब हार्मोनिक के साथ साथ एक यदि आपको u(x,y) दे रखा है, तो जो दूसरा होता है v(x,y), उसे u(x,y) का अपन क्या बोलते हैं? कि u का v जो कहलाता है वो कहलाता है प्रसंवादी संयुग्मी या फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब हार्मोनिक कॉन्जुगेट या फिर प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करने का तरीका, मतलब एक यदि आपको u वाला दे रखा है और v वाला आपको यदि फाइंड करना है, तो वो तरीका अपन पिछले लेक्चर में या पिछली क्लास में दिख चुके थे। अब तरीका क्या बताया था? कि u वाला दे रखा है तो v का फॉर्मूला अपन ने बना दिया था, याद हो तो, कि dv का फॉर्मूला बना दो। क्या था? डेल v अपॉन डेल एक्स डी एक्स और प्लस डेल v अपॉन डेल वाई डी वाई। अब v वाले है ये, हमारे पास क्या होता है? u वाला, तो इसको u में कन्वर्ट कर दो तो क्या होता था? माइनस का डेल u अपॉन डेल वाई डी एक्स और प्लस डेल u अपॉन डेल एक्स डी वाई। अब ये क्या हुआ था? क्यों किया था कन्वर्ट v को u में? क्योंकि हमें जो था u गिवन था, u दिया हुआ था और फाइंड क्या करना था? v। और इसका अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग यथार्थ अवकल समीकरण के हिसाब से समाकलन कर लेते थे और आंसर निकाल देते थे। ये पूरा का पूरा सिनारियो आपके लास्ट लेक्चर में क्लियर हुआ था और आपको समझाया गया। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल अपन ने कर लिया, कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन अपन आज डिस्कस करने वाले हैं और इस लेवल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि और हमसे उसके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी और वो हमसे क्या चाहेगा। चलिए देखिए आगे प्रसंवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन के ऊपर अपन एक एग्जांपल देख रहे हैं। क्वेश्चन आपसे ये करा है, एग्जांपल नंबर 3.8.5 बुक में देख लेना आप, कि सिद्ध करिए कि फलन u(x,y) इक्वल टू x³ माइनस 3xy² प्रसंवादी है। तो एक क्वेश्चन तो यहां तक कंप्लीट हो गया कि आपको प्रूफ करना है कि u जो इक्वल टू x³ माइनस 3xy² प्रसंवादी है। प्रसंवादी का तरीका हार्मोनिक कह रहा है, प्रूव दैट फंक्शन u(x,y) इक्वल टू x³ माइनस 3xy² इज हार्मोनिक। यदि मैं कोई इंग्लिश चीज ना लिख पाऊं इंग्लिश वर्ड, तो मैं बोलूंगा जरूर उसे, तो जब मैं बोलूं उस वर्डिंग को समझ के आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है? और कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे बता देना। कि प्रूव दैट फंक्शन u(x,y) इक्वल टू x³ माइनस 3xy² इज हार्मोनिक। तो एक क्वेश्चन तो यहां कंप्लीट हुआ। सेकंड क्या कह रहा है वो? तथा इसका संयुग्मी मतलब इसका कॉन्जुगेट v(x,y) फाइंड कीजिए। और v(x,y) फाइंड करने का तरीका हमें पता है, ताकि f(z) इक्वल टू u(x,y) प्लस आयोटा v(x,y) विश्लेषिक फलन हो या फिर एनालिटिक फंक्शन हो। मतलब f(z) आपको एनालिटिक दे रखा है, इसको हार्मोनिक या प्रसंवादी प्रूव करना है और v(x,y) फाइंड करना है। तो दो काम है इसमें, तो u को प्रसंवादी या हार्मोनिक प्रूव करो और सेकंड काम क्या है? v फाइंड करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखिए आप इसका, आप लिखोगे गिवन, मतलब आपको दिया है, क्या दिया है? f(z) इज एनालिटिक, मतलब
कैसा है ये, विश्लेषिक। एफजेड कैसा है, विश्लेषिक। अब यदि फलन एफजेड विश्लेषिक है तो कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करेगा सीआर इक्वेशन को, पढ़ चुके। तो ये सीआर इक्वेशन को क्या करेगा भैया, संतुष्ट करेगा, सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। ठीक है। अब सीआर इक्वेशन कौन सी होती है कोशी रीमान समीकरण कि सर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, दूसरी वाली डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इस तरह से आपकी कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करेगा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि फलन ये प्रसंवादी है, तो प्रसंवादी देखते जाइए। तो यहां यू एक्स वाई कितना है कि सर ये है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई क्यूब। अब प्रसंवादी या हार्मोनिक के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यू खुद और इसके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव, मतलब इसके प्रथम दो कोटि के अवकलज, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सब कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आने वाला है कि सर इसका आएगा 3x स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं इसके सापेक्ष, मतलब आंशिक अवकलन कर रहे हैं इसके सापेक्ष, तो x वाले को तो कांस्टेंट, सॉरी y वाले को कांस्टेंट रखेंगे, x वाले का डिफरेंशियल कर देंगे, 3y स्क्वायर कांस्टेंट, x का 1 तो माइनस का 3y स्क्वायर। अच्छा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना आने वाला है कि सर ये आएगा 6x माइनस 0 हो जाएगा, छोड़ो उसको। क्लियर। अच्छा डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आएगा कि सर डेल यू अपॉन डेल वाई आएगा आपका इसका तो कितना हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 3 दूनी 6 तो माइनस का 6x वाई। अच्छा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, वाई के सापेक्ष कर रहे हो आप इसका फिर से, तो माइनस का 6x। क्लियर है आपको जहां तक। तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई अपने पास आ चुका है और डेल टू यू अपॉन डेल स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ चुका है। यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान है तो मैंने पिछले क्लास में बताया था या उससे पिछले में बताया होगा कि ये बहुपदीय फलन है। कैसा फलन है ये, बहुपदीय फलन। अब बहुपदीय फलन का मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, और आपको बताया, और ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी बहुपदीय, ये भी बहुपदीय, ये भी बहुपदीय। आपको पता होगा या पहले बता चुका हूं मैं आपको कि जितने भी बहुपदीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ये सब के सब त्रिकोणमितीय तो अपने प्रांत में, और बहुपदीय फलन जो होते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, संतत होते हैं। बहुपदीय फलन हमेशा क्या होते हैं, संतत होते हैं, क्योंकि उनके अपॉन में एक्स वाली टर्म नहीं आती बहुपदीय में। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, संतत होते हैं। तो ये यू एक्स वाई सबकी सब क्या है, संतत। अतः यू एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर कैसे हैं भैया, संतत है। ये बात क्लियर है, संतत आ गए, कंटिन्यूस आ गए। अब अगली स्टेप क्या आती है, लाप्लास वाली। चलिएगा तो लाप्लास समीकरण से, या फिर आप एक काम करो, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर में डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऐड करके देखो। ये तो 6x है, ये रहा, ये माइनस 6x है, कितना आ गया, 0 आ गया। और जब ये 0 आ जाता है मतलब लाप्लास समीकरण क्या होती है, संतुष्ट होती है। लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है, इट सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास समीकरण संतुष्ट। अब लाप्लास समीकरण जब आपकी संतुष्ट हो गई तो आप कह सकते हो सो यू एक्स वाई इज हार्मोनिक। यू एक्स वाई इज हार्मोनिक मतलब जो यू एक्स वाई आपका है वो कैसा है, प्रसंवादी। क्लियर है यहां तक बात, यू एक्स वाई की बात क्लियर हो गई। ये सब कुछ आपका क्लियर हो गया पूरा पूरा, मतलब एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है प्रसंवादी तक। सेकेंड वो क्या पूछ रहा है, इसका संयुग्मी वी एक्स वाई ज्ञात कीजिए। अब संयुग्मी वी एक्स वाई ज्ञात करने का तरीका अपन पढ़ चुके हैं, तो देखिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में अपन आ जाते हैं। ठीक, अब संयुग्मी कौन सा, वी एक्स वाई ज्ञात करने के लिए, संयुग्मी वी एक्स वाई ज्ञात करने के लिए। अच्छा डीवी का फॉर्मूला बता दो मुझे फटाफट कि सर डेल वी अपॉन संपूर्ण अवकलन से कहा था यार को, तो कि v जो है x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियल और y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव साथ साथ लिख दो, है ना। इसको बोलते हैं संपूर्ण अवकलज, डेल v अपॉन डेल y और dy। क्लियर, चलते जाओ। अब v तो है ही नहीं, v थोड़ी आपके पास तो केवल क्या है, u है, और ज्ञात क्या करना है, v ज्ञात करना है। तो एक बात बताओ, इसको u में कन्वर्ट कर लें। डेल v अपॉन डेल x किसके इक्वल है, माइनस का डेल u अपॉन डेल y के, तो आप लिखेंगे dv इक्वल टू माइनस का डेल u अपॉन डेल y
dx प्लस, अच्छा डेल v अपॉन डेल y किसके इक्वल है? डेल u अपॉन डेल x के, तो यहां आप लिखने वाले हैं डेल u अपॉन डेल x dy। अब जब ये वाली इक्वेशन आपको आ जाती है तो यहां से आप वैल्यू पुट कर दो इनकी। किससे किया है मैंने? ये CR इक्वेशन से या फिर समीकरण नंबर 1 व 2 से। अच्छा चलते जाओ, तो dv इक्वल आ गया माइनस का डेल u अपॉन डेल y। तो देखो डेल u अपॉन डेल y ये रहा, इसके आगे माइनस साइन पहले से एक और लगाओ तो प्लस हो जाएगा। आप लिखने वाले हो 6xy dx प्लस, अच्छा डेल u अपॉन डेल x कहां? ये रहा, सॉरी ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो पूरे को लिख दो आप कितना? 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर और यहां पर कितना dy। अब इसका मुझे क्या करना है? समाकलन करना है। लेकिन मैं बताया था कि इसका जो समाकलन डायरेक्टली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ y आ रहा है और x के सापेक्ष कर रहे हो, और यहाँ x आ रहा है यहाँ y के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इसके तरीका से कहते हैं तो यथार्थ के हिसाब से होता ही है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से होता है। और आपने जब सेकंड ईयर में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी, यथार्थ अवकल समीकरण पढ़ी होगी, तो वहां आपने 4 स्टेप में इसका सॉल्यूशन किया होगा। लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखाई थी, शॉर्ट तरीका सिखाया था पिछली क्लास में भी कि डीवी ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं, वही मैं आपको फिर से सिखा रहा हूं। ये आपका mdx प्लस ndy की फॉर्म में है या नहीं? एक बार फिर से सीख लेना ध्यान से, है ना, एक बार समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। ये m है, ये क्या है? n है, ठीक है। यदि मैं डेल m अपॉन डेल y निकालूं, डेल m अपॉन डेल y, तो ये आने वाला है कितना? इसका y के रेस्पेक्ट में 6x बचेगा। और यदि मैं डेल n अपॉन डेल x निकालूं, इसका x के सापेक्ष करोगे तो वही 6x आने वाला है। और दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। और भैया जब दोनों इक्वल आ रहे हैं मतलब कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसी है? इक्वेशन नंबर 3 इज एग्जैक्ट, मतलब कैसी है ये? यथार्थ है। और जब ये यथार्थ है तो अपन क्या करने वाले हैं? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहां लिखोगे dv, यहां लिखोगे 6xy dx, यहां लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dv। ठीक है यहां तक? अब फायदा हमें क्या मिलने वाला है? इसका सॉल्व करने का तरीका याद करो। कैसे बताया था मैंने कि ऐसे लिखना है mdx प्लस ndy, ठीक है। और यहां लिखना है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यहां लिखना है x रहित पद, मतलब x के बिना वाले पद। अब बेटा जगह तो है नहीं, आप एक बार इसे नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यथार्थ तो सिंपल सा फंडा, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इनका सबका इंटीग्रेशन कर दो, इसका भी समाकलन कर दो, इसका भी समाकलन। लेकिन करना किस तरीके से? तरीका बता रखा है आपको। यहां तो आपको y को कांस्टेंट रखना है, ये पहले वाले में, और जो dy वाला है उसमें x रहित पद लेने हैं जिनमें x नहीं है। ये यथार्थ को सॉल्व करने का 4-5 स्टेप का मेथड था सेकंड ईयर में, उसे अपन ने शॉर्ट कर दिया एक ही स्टेप में। तो क्या करना है आपको? विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, पहले वाले में तो y को कांस्टेंट रखना है, y को अचर रखना है। दूसरे वाले में आपको क्या करना है? x वाले पदों को छोड़ देना है, मतलब जो बिना x के पद है उनको लेना है। आप एक बार नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और यदि हल्का सा कोई डाउट है तो दोबारा देखिए या मुझे आप पूछिए। चलिए आगे देखिएगा, तो dv का तो क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, ठीक है। इक्वल में यहां m ये वाला पूरा रखना है, 6xy है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 6xy dx। देखो एक ही बार सीख लो इसको, बार बार इसमें टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इधर क्या लेना है? x रहित पद, x रहित पद, और n की वैल्यू कितनी है? पूरी पूरी 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy। अच्छा सुनो, y को कांस्टेंट रख दो, 6x का क्या होगा? 6 बार, तो 6y तो आ गया बाहर। x स्क्वायर, x का क्या होने वाला है? x स्क्वायर बाई 2। x रहित पद इसमें x है, तो इसको नहीं लेना है, ओनली इसको लेना है। तो लीजिए माइनस 3 y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3, और प्लस आ जाता है कितना? c। बात समझ में ही नहीं है भाई। 3x स्क्वायर छोड़ देंगे, 3 माइनस 3 बाहर रह जाएगा, y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3 हो जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। तो 2 से कितनी बार कट गया? 3 बार। ये 3 से कितनी बार कट गया? बिल्कुल कट गया। तो v इक्वल टू कितना आ गया? 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, और प्लस कितना है आपके पास? c। ये आपके पास v की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। v आ गया, क्वेश्चन ने कहा था v फाइंड करो, लेकिन थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन में आप लिख लेना भले कि fz को z के पदों में ज्ञात करो।
एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करो। मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूं इसको, क्वेश्चन है ना कि क्या लिखना है, एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करो, अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, चलते जाइए। अच्छा, तो एफ जेड क्या था कि सर एफ जेड था यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। अच्छा, यू एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई थी, क्वेश्चन ने खुद ने दे रखी है कितनी, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस कितना c। मतलब इसे लिखा जा सकता है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3 आयोटा एक्स स्क्वायर वाई माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस कितना c आयोटा या फिर आयोटा c। अब जेड के पदों में लिखने का मतलब क्या है कि जब भी आप एफ जेड के इक्वल में पूरा का पूरा लिखा हुआ है तो इसको जेड के पदों में लाओ, मतलब जेड जेड आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। अच्छा, एक्चुअल में जेड होता क्या है कि सर जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। देखिए तो या तो क्यूब स्क्वायर कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब जब क्यूब स्क्वायर कुछ लग रहा है तो कहीं ना कहीं तो क्यूब स्क्वायर रहा होगा। अच्छा सुनो, मेरे कहने से आप इसका क्यूब करके देखो कि एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब। हाँ जी भाई साहब, ए प्लस बी का क्यूब बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, ये लो, और प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह का सिस्टम बनता है, अपनी तरफ से करके देख रहा हूं मैं ना कि ये जेड क्यूब इस तरह का होता है और ये काम आएगा आपको बार बार बोल कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्या इसको ऐसा या फिर इसको ऐसा बनाया जा सकता है, चेक करते हैं। देखो चलो, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है भाई साहब, ये देखो 3x आयोटा y का होल स्क्वायर। तो देखो 3x y स्क्वायर है, आयोटा नहीं है, पहले वाला साइड टर्म प्लस किए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती क्या है -1, तो इस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है, मतलब प्लस का चिन्ह लगा दो, 3x आयोटा y का स्क्वायर लिख दो। क्यों सर, क्योंकि आयोटा का जो स्क्वायर होगा -1 होगा, वो माइनस ये रहा, तो सेट करने के लिए लिख रहा हूँ बस, फॉर्मूला बनाने के लिए ना, प्लस ये तो पहले से सेट है कितना 3x स्क्वायर डॉट आयोटा y, ठीक है। अच्छा प्लस, अब ये आयोटा वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको कि सर कैसे लिखा आपने, बेटा ऐसे लिखा कि जो आयोटा का क्यूब है ना वो माइनस आयोटा स्क्वायर होता है या फिर माइनस का आयोटा होता है। आयोटा का क्यूब आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, तो शुरू के जो दो आयोटा मल्टीप्लाई होकर -1 बन गए, आयोटा है, तो आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के। बात क्लियर हो यहां तक, चलो ठीक। कि सर क्यों लिखा, देखो जो फॉर्मूला सा बन गए कि सर ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। जहां ए की जगह तो कौन बैठा है, x, और b की जगह कौन बैठा है, आयोटा y, तो ये बन गया पूरा का पूरा x प्लस आयोटा y का क्यूब प्लस आयोटा c, किसकी वैल्यू, एफ जेड की। तो लास्ट में अपन एफ जेड क्या लिख सकते हैं, ये जेड है पूरा का पूरा प्लस कितना आयोटा c, यही आपका आंसर है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। फिर से देख लेना क्या किया मैंने यहाँ पे, ये तो u प्लस आयोटा भी आया था, चाह क्या रहा हूं मैं कि सर आप ये चाह रहे हैं कि जो एफ जेड है ना उसको जेड के पदों में लिखा जाए, मतलब एफ जेड शुड बी रिटन इन टर्म्स ऑफ जेड, एफ जेड को जेड की टर्म्स में लिखा जाए। तो जेड के टर्म्स में लिखने के लिए मैंने क्या किया, इसको मैंने एक काम किया, सेट किया थोड़ा सा बस आयोटा वाई, क्योंकि जेड में एक्स प्लस आयोटा वाई आता है, इसमें कहीं भी आयोटा था नहीं, दो जगह तो था बस, लेकिन क्वेश्चन सेट नहीं था पूरा। तो मैंने सेट करने के लिए क्या किया कि एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में चेंज किया, जहां से मैंने इस माइनस आयोटा को लिख दिया आयोटा स्क्वायर -1 को, और यहां मैंने इसको जो भी तो लिखा हुआ है, यहां जो माइनस आयोटा है वो किसके इक्वल लिख दिया, आयोटा क्यूब के इक्वल। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा इंटू आयोटा माइनस का आयोटा, वो लिख दिया, फॉर्मूला सेट हो गया, बन गया, आंसर आ गया। क्लियर, चलिए नोट करिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इस टॉपिक के ऊपर ही। आगे देखिए, सेम क्वेश्चन है, वह थोड़ा फंक्शन चेंज कर दिया उसने, कि सिद्ध कीजिए कि u इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्रेस संवादी फलन है, इसका प्रेस संवादी संयुग्म ज्ञात कीजिए और एफ जेड को जेड के पदों में लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एक्सरसाइज का, 2005 में पूछा जा चुका है, नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आप इन चीजों को सीखते चलेंगे और कमांड करते चलोगे ना, तो आगे आने वाले नए टॉपिक्स में या बड़े टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल भी नहीं होगी।
ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी जो बात है ना बारीकी से आपको बताई जा रही है, उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर वो आपको काम आएगी, इसी बुक में काम आएगी, इसी यूनिट में काम आएगी, हो सकता है आगे वाली यूनिट्स में वो चीज आपको काम आने लग जाए। तो आप जरा समझिए चीजों को, बहुत ध्यान से, बहुत शांति से, बहुत आराम से चीजों को पढ़ें, किसी भी तरह का डाउट मन में ना रखें, हैंड टू हैंड क्लियर कर लें। कुछ बच्चे पूछते हैं मुझसे, मुझे बहुत खुशी होती है जब कुछ बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं, तो लेकिन जो बेटा पूछ नहीं रहे तो मैं तो यही मानता हूँ कि इनकी पढ़ाई ढंग से नहीं चल रही। अगर पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो डाउट डेफिनेट आएगा, जो नहीं सबको आए, लेकिन हाँ कुछ बच्चों को डाउट डेफिनेट आएगा, और डेफिनेट आएगा तो पूछोगे मुझे, सीधी सी बात है। सब बच्चे डाउट पूछते नहीं है, चलो मैं भी ये चाहता हूँ नहीं पूछे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अपने लेवल पर सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत आए तो लास्ट में बिल्कुल लास्ट से मुझसे पूछें। लेकिन देखो अपने ऐसा नहीं है, आप कोशिश पूरी पूरी यही करें कि पहली बात तो डाउट क्रिएट नहीं, यदि होता है और होगा, निश्चित होगा, शुरुआत है, निश्चित डाउट क्रिएट होगा, पूछें चीज़ों को, और हर चीज़ को बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप भी उसको बारीकी से पढ़ें, क्योंकि ऐसी जो नॉर्मल पढ़ाई थी वो तो आप कहीं भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ आपको बहुत कुछ नया और बहुत कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट u इक्वल टू वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई इज हार्मोनिक फंक्शन, फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट एंड फाइंड द fz इन टर्म्स ऑफ z, मतलब fz को j के टर्म, सेम क्वेश्चन डिट्टो कॉपी। चलिए शुरू करते, देखो तो सबसे पहले u क्या है आपका, और fz जो है ना वो एनालिटिक दे रखा है, विश्लेषिक। fz क्या दे रखा है आपको, विश्लेषिक दे रखा है। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखने वाले हो सिंस fz इज एनालिटिक, fz कैसा है, विश्लेषिक है, तो विश्लेषिक है तो क्या करेगा, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो क्या होती है सर, वो होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और सेकेंड है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इस तरह से आपकी CR इक्वेशन या कोशी-रीमान समीकरण होती है। अब सर अब एक काम कीजिए, आप सबसे पहले प्रसंवादी पाइए, तो यू एक्स वाई है कितना, कि सर यू एक्स वाई है वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई। सर आप यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए, कितना इसका जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6x वाई। सर आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लीजिए, ये आने वाला है वाई के इसका 3y स्क्वायर माइनस कितना इसका 3y, वाई का 1 हो जाएगा 3x स्क्वायर बचा। अच्छा सर आप डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, वो आने वाला है कितना, x के सापेक्ष फिर से तो माइनस का 6y, और सर आप डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाल लीजिए, ये आने वाला है 6y स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 0। क्लियर, सबके सब कैसे हैं, ये बहुपदीय फलन है तो संतत होंगे, लेकिन जरूरत नहीं है। अब देखो तो आपकी जो पूरी पूरी बुक है ना, इसमें जितने भी u के फंक्शन दिए जाएंगे सबके सब कंटिन्यूस पहले से ही है, वो ऐसा कोई भी नहीं जो कंटिन्यूस नहीं हो। तो हमारा जो कंटिन्यूस का कॉन्सेप्ट खत्म होने का बचता क्या है कि लाप्लास इक्वेशन, तो आपको केवल लाप्लास समीकरण पर फोकस करना है। यदि लाप्लास समीकरण इक्वेशन आपने सेटिस्फाई करा दी तो आप डायरेक्टली कह सकते हो वो क्या है, प्रसंवादी है। अब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, कितना है डेल टू में माइनस 6y, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना है 6y स्क्वायर, इस 6 माइनस का 6xy होगा, और ये 3y स्क्वायर, ये 6y बचेगा, तो ये कितना आ गया 0 आ गया, कट पिट के। क्लियर यहाँ तक। अब 0 आ गया तो क्या बोलोगे आप कि सर लाप्लास इक्वेशन संतुष्ट सेटिस्फाई होती है, तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है, लाप्लास समीकरण संतुष्ट हो गई। अब क्या कहते हो सर यू एक्स वाई जो है ना वो हार्मोनिक है, कैसा है, हार्मोनिक मतलब प्रसम। बात क्लियर यहाँ तक। अब अगला पॉइंट किसका बनता है, प्रसमवादी संयुग्मी, वो कौन होता है, v होता है। तो फाइंड क्या करना है, v। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड पार्ट में v फाइंड करना है। तो v के लिए आप क्या कहोगे कि v dv का फॉर्मूला कि सर डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy। अच्छा कोशी-रीमान इक्वेशन से डेल v अपॉन डेल x से क्या ले सकता हूं, माइनस का डेल u अपॉन डेल y। तो ये लीजिए अब याद हो जानी चाहिए, ये जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए चीजों की बार बार कि सर बार बार मत पीछे देखना पड़े, मैं तो लिख रही है सामने इसलिए आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपके मन में डायरेक्टली फील आना चाहिए। ऐसा होता है ना बहुत सारी चीजें मन में आती है, अपने आप आती है, जैसे कोई सॉन्ग होता है या कोई भी चीज होती है मन में अपने आप चलता रहता है, दिमाग को घूमता रहता है। तो वैसे ये है कि जैसे आपको ये दिखे, जैसे वर्ड्स में CR इक्वेशन, जैसे ना कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तब दिमाग में अपने आप आ जाएगा जयपुर।
आएगा ना। इसी तरह से जब भी CR इक्वेशन की बात आए या कोई भी ऐसा टॉपिक जो अपन पढ़ चुके हैं, वो जैसे ही उसका नाम आए तो अब नाम आते ही आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें, मतलब पूरा सीन क्रिएट हो जाना चाहिए वो। ठीक है, चलते जाइए। अच्छा, डेल यू अपॉन डेल वाई क्या लिखने वाले हो कि सर डेल यू अपॉन डेल वाई लिखने वाले हैं अपन कितना, माइनस का डेल, सॉरी डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल वी अपॉन डेल वाई क्या लिखने वाले हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और यहां आने वाला है कितना डी। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट वैल्यू पुट करके, तो डीवी इक्वल टू कितना सर, डीवी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई कितना है, डेल यू अपॉन डेल वाई ये रहा 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर dx। ठीक है, प्लस का साइन, डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना है कि सर ये है माइनस का 6xy, तो ये लो माइनस का 6xy dy। अब इंटीग्रेट करने का तरीका सिखा रखा है मैंने आपको, कैसे कि यहां से तो लेना है कौन से पद कि सर यहां से तो मुझे लेना है कौन से पद, सॉरी y को कांस्टेंट रखना है, और यहां से क्या लेना है, x रहित पद, तो इसमें तो x है ही नहीं, लिख देना इंटीग्रेट करने पर। अब डायरेक्ट कर सकते हो, अब जरूरत नहीं है ना उसके बार बार लिखने की, वो केवल समझाने के लिए लिखाया था मैंने आपको, नंबर उतने ही मिलेंगे। यहाँ लिखोगे 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, आप लिख सकते हो चाहो तो ये जो इक्वेशन है वो कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर यथार्थ है। अच्छा, यहाँ y को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, प्लस का साइन लगाना है, यहाँ कैसे पद लेने हैं, x रहित पद लेने हैं, ये माइनस का 6xy और यहाँ कितना dy, dv का v, y को कांस्टेंट रखोगे तो 3y स्क्वायर तो कांस्टेंट रह जाएगा, dx से x आएगा तो ये आएगा 3y स्क्वायर तो कांस्टेंट, dx का x, 3x स्क्वायर का वही 3 इंटू एक्स क्यू बाई 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा x क्यू। आगे बढ़ते हैं, प्लस का साइन, इसका क्या हो जाएगा पूरे का पूरे का, सर जिसका पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका, तो क्योंकि x रहित पद लेने, लेकिन इसमें तो x आ रहा है तो छोड़ दो, जीरो हो जाएगा। प्लस कितना है आपके पास c, क्लियर। आगे देखिए, इसमें एक चीज नोटिस कीजिए कि देखो नेगेटिव साइन था इसके आगे, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन लगाओगे, यहाँ भी नेगेटिव साइन लगाओगे और यहाँ भी नेगेटिव साइन, तो ये बन गया v इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और प्लस कितना है आपके पास c, क्लियर, v आ गया। u पहले से था ही, इसका प्रसंवादी संयुग्मी v ज्ञात कीजिए, तो यही क्या है आपका प्रसंवादी संयुग्मी या फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट, क्लियर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। v आने के बाद अब देख रहा है एफ जेड को जेड के पदों में लिखिए, है ना, मेन यही है। तो देखिए, सिंस एफ जेड इक्वल टू क्या होता है कि सर u प्लस आयोटा v, u की वैल्यू कितनी है, वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, और प्लस आयोटा v की वैल्यू कितनी है सर, v की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और प्लस कितना है c। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ध्यान समझना है ना, देखते जाओ। अच्छा, इसको लिखोगे वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस आयोटा एक्स क्यूब माइनस 3 आयोटा एक्स वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा c। अब z के पदों में लिखना है तो एक्चुअल में z होता क्या है कि सर z जो होता है वो होता है x प्लस आयोटा y, लेकिन यहां तो x वाला नेगेटिव, सॉरी यहां पे क्या है x वाले के साथ तो आयोटा आ रहा है, लेकिन यहां y वाले के साथ आयोटा आना है, मतलब x वाले के साथ आयोटा नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। फिर करे क्या, एक काम करो, आयोटा कॉमन लो, ठीक है। यदि मैं आयोटा कॉमन लेता हूं तो यहां बनेगा एक्स क्यूब, ठीक है, उसके बाद यहां बनेगा माइनस का 3xy स्क्वायर, ये लीजिए माइनस का 3xy स्क्वायर, उसके बाद यहां आएगा माइनस का 3x स्क्वायर वाई और 1 अपॉन आयोटा या फिर 3 अपॉन आयोटा। अच्छा, यहां आएगा प्लस 1 अपॉन आयोटा वाई और प्लस कितना आयोटा सी। कोई दिक्कत थोड़ी है, आयोटा कॉमन ले लिया, क्यों ले लिया, रीजन आपको पता लग गया होगा कि x के साथ आयोटा नहीं आना चाहिए, आयोटा किसके साथ आना चाहिए, y के साथ, क्योंकि x प्लस आयोटा y मिलके ही क्या बनता है, z बनता है। ठीक है, चलो एफ जेड इक्वल टू, चलते जाओ, आयोटा तो बाहर एक्स क्यूब, अब सेट करना है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 3x, इसको आयोटा y का स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद चिन्ह का वो देखो 1 अपॉन आयोटा क्या होता है कि सर 1 अपॉन आयोटा होता है माइनस आयोटा, पता होगा, पहले बता चुका हूं, ऊपर आयोटा से गुणा कर दो, नीचे भी आयोटा से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी -1, तो हम ऊपर जाएगा तो आयोटा आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप लिखने वाले हो
प्लस का 3x² आयोटा y। अब ये ऊपर जाएगा तो फिर से क्या होगा, माइनस आयोटा होगा, तो माइनस आयोटा जो बनेगा उसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब, मतलब इसको लिखा जा सकता है आयोटा y का क्यूब। अगर किसी को ऐसे दिक्कत आती है हल्का फुल्का समझने में तो वो क्या करेंगे कि सर आयोटा क्यूब मैंने क्या किया, आयोटा क्यूब लिखना है ना ऊपर, तो आयोटा 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, या फिर आयोटा 4 ऊपर, या फिर एक काम करना आयोटा क्यूब से गुणा कर देना, या वैसे भी नहीं करो तो सिंपल सा फंडा यही है कि 1 आयोटा जो क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। और माइनस आयोटा क्या लिखा जा सकता है, आयोटा की पावर 3, क्योंकि आयोटा की पावर 3 एक्चुअल में होता क्या है, जैसे 1 आयोटा क्या, माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, इसकी वैल्यू माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा की जगह 1 आयोटा लिखा जा सकता है, और माइनस आयोटा की जगह आयोटा क्यूब भी लिखा जा सकता है, तो 1 आयोटा की जगह मैंने आयोटा क्यूब लिख दिया। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, आयोटा x प्लस आयोटा y का क्यूब प्लस कितना, आयोटा c। तो फाइनल आंसर fz इक्वल टू आयोटा z क्यूब प्लस आयोटा c। ये आपका fz अपन ने z की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इसमें कहीं भी x और y नहीं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। प्रसंवादी पूछा, फिर प्रसंवादी संयुग्म में ज्ञात करवाया, मतलब पहले हार्मोनिक प्रूव करवाया उसने, फिर हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करवाया, और उसके बाद उसने fz को z में कन्वर्ट करवाया z के टर्म्स में, तो वो मैंने कर दिया। हो चुका है कंप्लीट, कोई डाउट नहीं रहा होगा, हल्का फुल्का रहे, दोबारा देखिए, फिर भी कोई दिक्कत है मुझसे पूछिए, अभी नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा आगे देखिए, अगला जो अपना टॉपिक है मिलन थॉम्पसन रचना विधि या फिर मिलन थॉम्पसन कंस्ट्रक्शन मेथड। पहले मेथड के बारे में समझिए कि मेथड है क्या, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था प्रसंवादी फलन, वहां आपने क्या क्या किया था कि सर सबसे पहले एक आपको u दिया जाता था, अपन ने u को कंटिन्यूअस चेक किया था संतत, चलो ठीक है। उसके बाद आपने लाप्लास इक्वेशन या लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कराया था, चलो ठीक है। उसके बाद u दिया जाता था, हम v ज्ञात करते थे, चलो ठीक है, क्योंकि v क्या होता था, प्रसंवादी संयुग्मी या फिर कॉन्जुगेट, सॉरी हार्मोनिक कॉन्जुगेट। और उसके बाद जब आगे बढ़े आप, तो आपने केवल एक काम और कर दिया कि fz को z के पदों में ज्ञात कर दिया। ये काम सारा का सारा अब तक अपन ने किया था। एक बात बताओ, जब आपको u दिया जाता था तो आप v फाइंड करते थे, ठीक, और v से फिर आप क्या फाइंड करते थे, fz। जब u और v दोनों आ जाते थे उनसे क्या निकालते थे, fz। सर क्या कोई ऐसा मेथड है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इन दोनों में से एक दिया जाए, u दिया जाए या फिर v दिया जाए, दोनों में से एक दिया जाए, u या दी जाए, v दिया जाए, और उसका आप डायरेक्ट fz फाइंड कर दो। बात को समझना मैं कहने का चाह रहा हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि ये u और v हैं, पहले आपको u दिया गया था, लास्ट अपन जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें आप u से v फाइंड करते थे, और u और v दोनों आ जाते थे, तब आप fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v करके fz फाइंड करते थे। लेकिन हम ऐसे तरीके की बात कर रहे हैं, ऐसे मेथड की बात कर रहे हैं जिसमें कि आपको u और v दोनों में से कोई एक दिया जाए और उससे डायरेक्टली आप fz फाइंड कर लो। क्या ऐसा कोई तरीका है, और उसी तरीके का नाम क्या है, मिलन थॉम्पसन रचना विधि या फिर मिलन थॉम्पसन कंस्ट्रक्शन मेथड। आई बात समझ में कहना चाह रहा हूं कि ऐसा मेथड जिसमें u और v आपको दिया जाए, या u और v दोनों में से एक दिया जाए और उससे आप डायरेक्टली क्या फाइंड कर लो, fz। वही क्या है, मिलन थॉम्पसन कंस्ट्रक्शन मेथड, मिलन थॉम्पसन रचना विधि। कि सर अब करना कैसे है, आप लिखना चाहो 2016 में पूछी गई है, विधि पूछी गई 2016 में। क्वेश्चन तो बात अलग है, क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन विधि भी 2016 में पूछी गई है। ये सब करना क्या है, पहले समझिए सारी चीज को। सबसे पहले आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं या समझा देता हूं कि यहां पता है अपन को क्या होगा कि आपको uxy तो गिवन होगा या फिर दिया जाएगा, और अपन इससे डायरेक्टली, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, आप लिखते जाना अपने हिसाब से, डायरेक्टली अपन क्या फाइंड कर लेंगे, fz फाइंड। इसे डायरेक्टली अपन क्या फाइंड कर लेंगे, fz फाइंड कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आप देखते जाइए साथ साथ। चलिए देखिए, आपको u दिया हुआ है,
क्या दिया है आपको, यू एक्स वाई दिया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जेड क्या होता है कि सर जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड बार क्या होता है कि सर जेड बार होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। यदि मुझे जेड प्लस जेड बार करना पड़े तो 2x आता है, जेड प्लस जेड बार एक्स प्लस एक 2x, 2 का डिवाइड कर दो, मतलब x इक्वल टू क्या आने वाला है, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। और यदि मैं दोनों को माइनस करूं, मतलब मैं करता हूं जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा होगा, क्यों होगा, क्योंकि जेड अपॉन जेड माइनस जेड बार करोगे 2 आयोटा वाई बचेगा, प्लस हो जाएंगे दोनों दोनों, और 2 आयोटा का डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, y हो जाएगा, ठीक। तो जो आपके पास फंक्शन एफ जेड था, जो फंक्शन एफ जेड था वो जेड क्या था उसमें, एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब एक्स और वाई का फंक्शन था, मतलब जो आपके पास फंक्शन है वो इस तरह का हो गया कि साहब जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 और जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा, इस तरह से कोई फंक्शन आपका क्या है, डिफाइन है, फलन परिभाषित है। बात क्लियर हुई, ठीक है। यहां तक अपन ने क्या किया कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई था, जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई था, एक्स इक्वल टू लिखा जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 होता ही है, दोनों को ऐड कर दो एक्स आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अच्छा सुनो, जो ये आपका एफ जेड है वो होता क्या था कि सर जो एफ जेड होता था वो होता था यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। यदि मैं x और y की वैल्यू पुट करूं तो x की जगह कितना लिखने वाले हैं कि सर z प्लस जेड बार अपॉन 2 और z माइनस जेड बार अपॉन 2 प्लस आयोटा v, x की जगह कितना लिखने वाले हो, z प्लस जेड बार अपॉन 2 और z माइनस जेड बार अपॉन 2। ये आपके पास आयोटा v हो गया, मतलब u तो हो गया z प्लस जेड बार अपॉन 2 कॉमा z माइनस जेड बार अपॉन 2 प्लस आयोटा v हो गया z प्लस जेड बार अपॉन 2 और z माइनस जेड बार अपॉन 2, फंक्शन के फॉर्म में लिखा है अपन ने, ठीक है। चलिए अच्छा एफ जेड जो है वो एक्चुअल में है क्या कि सर जो एफ जेड होता है वो होता है यू प्लस आयोटा वी। यदि मैं एफ डैश जेड निकालूं तो तरीका याद को सिखा रखा था आपको, पहले बताया था कि आप एफ डैश जेड निकाल रहे हो, एक्स के सापेक्ष ले रहे हो तो आप इसको लिख देते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई, आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक ही ले लिया मैंने एक्स के सापेक्ष, मतलब जो एफ जेड था यू प्लस आयोटा वी, तो उसको यदि मैंने एफ डैश जेड लिखा उसका अवकलज जो उसका डेरिवेटिव लिया तो वो लिख दिया डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब छोटी सी बात है, हमें गिवन कौन सा है, यू दे रखा है हमें गिवन, लेकिन यहां कौन सा आ रहा है, वी आ रहा है, ज्ञात क्या करना है मुझे, एफ जेड करना है, तो वी वाले को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यू वाले में, v वाले को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, u वाले में, और कोशी रीमान समीकरण या सीआर इक्वेशन से डेल v अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, होते ना, डेल u अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, और डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस का डेल v अपॉन डेल x, तो माइनस डेल v अपॉन डेल x क्या लिख सकते हो आप, डेल u अपॉन डेल y लिख सकते हो, तो यहां आप लिखने वाले हैं डेल u अपॉन डेल x माइनस आयोटा डेल u अपॉन डेल y। क्लियर हो गया, तो मतलब एफ डैश जेड को मैंने इस तरह से लिख लिया, इसमें इक्वेशन नंबर कितना दे दिया मैंने, 2 दे दिया। बात क्लियर है आपको, क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं, जरूरत क्या पड़ रही है मुझे, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं सर आप, क्योंकि जो डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई है मुझे यूथ गिवन है, यू मुझे दिए हुए हैं, किससे लिखा है, लिख देना सीआर इक्वेशन से, कि सर अपन को u दिया हुआ है तो हम u से कैलकुलेशन कर सकते हैं, v से नहीं कर सकते, जब v दिया जाएगा तो v से कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास ओनली u है तो हम u से कैलकुलेशन कर लें, इसलिए मैंने v वाले की जगह क्या लिख दिया, u वाला, और u वाला तो u है ही। अब यहां क्या करते हैं अपन, मानते हैं कि जो माना जो आपके पास डेल यू अपॉन डेल एक्स है उसे तो मान लिया फाई एक्स वाई, मान लिया कोई दिक्कत नहीं, एक फंक्शन मान लिया, और जो डेल यू अपॉन डेल वाई है उसे मान लिया क्या, साई एक्स। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एमटीआर लगा लो भले आप इस पे, ये बहुत जरूरी चीज है ये, कि डेल यू अपॉन डेल एक्स को तो क्या मान लिया, फाई एक्स वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई को अपन ने क्या मान लिया, साई एक्स वाई। तो जो अपना एफ डैश जेड है वो क्या बन जाता है, आप देखिएगा आप कि सर जो अपना एफ डैश जेड है वो बन जाता है, इसकी जगह पूरा कितना, फाई एक्स वाई, ठीक है जी, और माइनस कितना, आयोटा साई एक्स वाई। क्लियर है कि आपका एफ डैश जेड क्या बन जाता है, कि सर एफ डैश जेड बन जाता है कि फाई एक्स वाई तो इसकी जगह और माइनस आयोटा साई एक्स वाई इसकी जगह। अब एक छोटी सी अपन स्पेशल कंडीशन लेते हैं कि यदि इक्वेशन नंबर 3 दे दिया कि यदि z इक्वल टू जेड बार हो, तो मतलब x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू क्या हो, x माइनस आयोटा वाई। ऐसा कब पॉसिबल है, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये y वाली टर्म क्या हो जाए, इसमें 0 हो जाए,
यदि ये y वाली टर्म 0 हो गई तो ये भी x बचेगा, ये भी x बचेगा, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z बार आ जाएगा। तो अब यदि z इक्वल टू क्या हो, z बार, तो y वाला क्या होगा, 0 होगा। तो आप लिख सकते हो कि f डैश z इक्वल टू 5 z कॉमा 0, और z इक्वल टू x तो होना ही है फिर, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, और माइनस आयोटा साई z कॉमा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। यदि मुझे ये एफ डैश जेड अवकलज के रूप में है ना, लेकिन मुझे चाहिए क्या था, फंक्शन एफ जेड चाहिए यू की सहायता से, तो अपन क्या लिखेंगे, यदि यहां से अवकलज है ये और इससे यदि यहां जाना तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इक्वल में लिख देंगे फाई जेड कॉमा 0 माइनस आयोटा साई जेड कॉमा 0, और बाहर कितना डी जेड और प्लस कितना सी, ये आपका फंक्शन एफ जेड आपको मिल जाता है। किसकी सहायता से, यू की सहायता। बहुत अच्छी चीज है, बहुत शानदार चीज है, समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देख लेना। हमें u दिया हुआ है, ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। ठीक है, ये मेथड है, मिलन तत्व रचना विधि है, ये चाहती है आप ऐसा ऐसा करते जाइए, आपको मिलता जाएगा। उसी मेथड को अपन फॉलो कर रहे हैं कि सर हमने क्यों नहीं बनाई, हम क्यों बनाए, जब मिलन तो हमने बना रखी है तो अपन क्यों बनाए, उसने जो बना दी उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी को अपन देखते जा रहे हैं, रिजल्ट अपने सही आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तक क्रॉस हुआ ही नहीं है इसको कुछ। तो x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन 2, y इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन 2, और f जो फंक्शन हो गया x कॉमा y लिख दो इसको, तो एफ जेड लिख दो, फलन परिभाषित है, जरूरत भी नहीं है इसकी। एफ जेड इक्वल टू क्या होता है कि सर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई होता है, तो यू एक्स को की जगह ये वाला, y की जगह ये वाला, आयोटा वी एक्स की जगह ये वाला और y की जगह ये वाला। ठीक है, अब एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी होता है, तो एफ डैश जेड कितना होगा, मैं x के सापेक्ष ले रहा हूं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। लेकिन समझने वाली बात, v तो है ही नहीं हमारे पास, ओनली क्या है हमारे पास, u गिवन है, u हमें दिया हुआ है, तो u हमें दिया हुआ है और v वाला नहीं है, और डायरेक्ट एफ जेड निकालना है, तो भैया v वाले को किस में कन्वर्ट कर लो, u वाले में। तो कौशी रीमान समीकरण से हम जानते हैं कि डेल यू अपॉन डेल वाई जो होता है वो माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल होता है, तो डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई लिखा जा सकता है, तो लिख दिया मैंने। अब इस वाली टर्म को तो मैंने क्या मान लिया, फाई एक्स वाई। क्यों मान लिया, क्योंकि इसी को फंक्शन एक नया मान लिया फाई एक्स वाई, इसको क्या मान लिया, साई एक्स वाई मान लिया। बहुत ध्यान रखना है, बहुत काम आएंगे फाई एक्स वाई और साई एक्स वाई। कितना है फाई एक्स वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स, कितना है साई एक्स वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, उसके बाद हो क्या रहा है कि इसमें u का x के सापेक्ष और इसमें u का y के सापेक्ष कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसको लिख दिया फाई एक्स वाई माइनस आयोटा साई एक्स वाई, इस पूरे को, ये फाई एक्स वाई और ये आयोटा साई एक्स वाई। ठीक है, अब यदि एक कंडीशन अप्लाई कर दी, यदि इन केस, या तो आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हो, लेकिन कंडीशन मान के चल रहे हैं कभी, यदि z इक्वल टू जेड बार हो तो y इक्वल टू कितना होगा, 0। ऑब्वियसली बात है, दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब y वाली टर्म हट जाए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, और फिर z इक्वल टू क्या रह जाएगा, x रह जाएगा, तो ये बन गया एफ डैश जेड इक्वल टू फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साई जेड कोमा 0। अब एफ डैश जेड अवकलज है, डेरिवेटिव है, इससे यदि एफ जेड निकालना है तो अवकलन समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इसका अवकलन समाकलन किया तो ये किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, इस पूरे को लिख दिया समाकलन, प्लस कितना लिख दिया मैंने, सी। क्लियर। अब ये तो हुआ कि सर यदि u दे रखा है तो आपने u की सहायता से डायरेक्ट एफ जेड निकाल लिया। यदि इसका प्रसमवादी संयुग जो v होता है वो दिया होता तब कैसे करते, तो एक तो मेथड यही है कि आप पूरा का पूरा फिर से सॉल्व कर दो, कि आप इसको यहां लिखो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स, और अब की बार इसको कन्वर्ट करो, डेल यू अपॉन डेल एक्स इसके इक्वल था डेल वी अपॉन डेल वाई के, तो इसकी जगह आप क्या लिखो, डेल वी अपॉन डेल वाई, फिर सॉल्व करते जाओ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कंप्लीट सॉल्व ना करें, डायरेक्टली देख लें बस, है ना, और इतनी जरूरत भी नहीं है हमें। तो आप लिखेंगे यदि वी एक्स वाई दिया होता तो, यदि वी एक्स वाई दिया होता तो आप एफ जेड कैसे निकालते, एफ जेड इक्वल टू, तब फॉर्मूला बन जाता। अब फाई और साई माने यहाँ पर, तो आगे वाले को फाई माना है, पीछे वाले को साई माना है, तो यहाँ किसको मान ले, कुछ और मान लेते हैं, यहाँ जी और एच मान लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि जी जेड कोमा 0, और ध्यान रखना ये डेल यू अपॉन डेल एक्स को या आप यदि डेल वी अपॉन डेल वाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आएंगे ना, तो लास्ट में साइन भी किसका आएगा, पॉजिटिव। आयोटा एच जेड कोमा 0 और बाहर कितना डी जेड और प्लस कितना सी, ये इस तरह से बनेगा। तसल्ली रखो भी, टेंशन मतलब, है ना। अब जी जेड कोमा 0 क्या लिखा जाएगा, अब जी एक्स वाई क्या बनेगा, देखो जी एक्स वाई बनेगा आगे वाला, तो आगे डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई, तो यहां आप लिखने वाले हैं डेल वी अपॉन डेल वाई, और जो एच एक्स वाई है वो क्या बनेगा, वो बनेगा फिर क्या, डेल वी अपॉन डेल एक्स, पीछे वाला।
तो ये प्रोसीजर है पूरा का पूरा कि यदि u दिया जाए तो उसे डायरेक्टली fz कैसे फाइंड किया जाए, मेलन-थॉम्पसन विधि है, और यदि v दिया जाए तो उससे डायरेक्ट fz कैसे फाइंड किया जाए, वो क्या है आपकी इस तरह से लिखा। अब आप एक काम करो, आराम से इसे नोट कर लो एक बार, फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं तो हल्का फुल्का कोई डाउट रह गया होगा ना तो उसमें क्लियर आपका हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फोकस कॉन्सेप्ट पे करना है, फोकस बारीक जो चीजें बता रहा हूँ छोटी छोटी उन पे करना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं। डाउट रहता है हैंड पॉइंट क्लियर करेंगे, पूछेंगे, और वैसे तो रहेगा नहीं जहां तक तो मुझे विश्वास है पूरा का पूरा। बाकी फिर भी कोई रहे तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, नोट करिए और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो अपन ने अभी सीखा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन देख रहे हैं। उसके ऊपर एग्जांपल हमारा आपका 3.9.1 है और पूरा तो मैं लिखा नहीं है, तो समझने के लिए इतना लिखा है कि ये आपको u दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है सिद्ध कीजिए और fz फाइंड कीजिए। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि क्वेश्चन आपसे u दे रखा और v फाइंड करने के लिए कहे तब तो पिछला वाला मेथड अप्लाई करना है, और u या v दे रखा हो आपको और डायरेक्टली आपसे fz कह दे तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लाप्लास समीकरण की बात चल रही है तो सबसे पहले निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। प्रेस समझने को नहीं कहा उसने केवल लाप्लास समीकरण के लिए कहा है। तो एक्स के सापेक्ष करोगे तो कैसे करोगे भैया, इसका u ये बन गया आपके पास, एक काम करो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, छोड़ो चलो डायरेक्ट करो, डेल यू अपॉन डेल एक्स ई की पावर एक्स इस है। ठीक है, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो ये एक्स का 1, ये कॉस वाई बचेगा, इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस e की पावर एक्स का e की पावर एक्स और ये ज्यों की तरह जाएगा x cos y माइनस y sin y। तो आपके पास बनने वाला है e की पावर x तो कॉमन cos y प्लस x cos y माइनस y sin y, और याद हो तो इसी को क्या बोलते हैं 5xy। क्लियर, चलते जाओ, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स आपको मिल गया, इक्वेशन नंबर आपने इसको दे दिया फर्स्ट। लेकिन एक चीज याद करो, जो एफ डैश जेड का फॉर्मूला होता है या एफ जेड का जो फॉर्मूला होता है उसमें जरूरत पड़ती है फाई जेड जीरो की, मतलब एक्स की जगह तो जेड और वाई की जगह कितना 0, तब उसको भी साथ साथ यहाँ निकालते चलो कि जो फाई जेड जीरो बनेगा, यदि ये फाई एक्स वाई ये है तो एक्स की जगह जेड और वाई की जगह क्या रखना है 0, तो एक्स की जगह तो जेड e की पावर जेड, कॉस 0 की वैल्यू 1, यहाँ कॉस 0 की वैल्यू 1 और एक्स की जगह कितना जेड, तो यहाँ कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस एक्स की जगह कितना रखना है जेड, कॉस 0 की वैल्यू 1 साइन 0 की वैल्यू 0 छोड़ दीजिए भाई, फाई जेड 0 यही बनेगा कैसे, एक्स की जगह जेड वाई की जगह 0, तो यहाँ e की पावर जेड बन गया, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ एक्स की जगह जेड रख दिया, कॉस 0 की वैल्यू फिर से 1 हो गई, इक्वेशन नंबर दे दिया 2। अच्छा एक जरूरत पड़ेगी डेल यू अपॉन डेल वाई की, जब एक बार वो कर लो इसका डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर से वही e की पावर x दोनों में आएगा, e की पावर x स्थिर करोगे इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, e की पावर x करोगे दोनों में आएगा ना, बाहर रख लिया, e की पावर x स्थिर, cos y का 0, इसका x का 1 cos y बचेगा। ठीक है, इस पूरे का कितना हो जाएगा 0। अगली बार ये पूरा का पूरा कांस्टेंट रहेगा कितना कि सर cos y प्लस x cos y माइनस y sin y, और e की पावर x का e की पावर x होगा जो कॉमन आके पहले ही बाहर मैंने लिखा हुआ है। अच्छा एक जरूरत पड़ेगी किसकी अपन को, डेल u अपॉन डेल y की। अच्छा इस पूरे का किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष, तो e की पावर x तो कांस्टेंट पहले से ही है तो उसको तो कांस्टेंट में छोड़ दो। अच्छा cos y का माइनस साइन y, तो माइनस का x साइन y। ठीक है, y साइन y का फिर से होगा तो y कांस्टेंट, साइन y का cos y, माइनस का साइन y कांस्टेंट और y का कितना 1। क्लियर, अवकलन कर रहे हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं कर रहे। अच्छा डेल, अब इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं कितना साई एक्स वाई, तो साई जेड 0 कितना आ गया, इक्वेशन नंबर दे दिया 4 साई जेड कॉमा 0, तो x की जगह z और y की जगह 0, तो e की पावर z इंटू साइन 0 वैल्यू 0 भी छोड़ दो, माइनस का y की जगह कितना 0 छोड़ दो 0 हो गया। अच्छा यहाँ पे साइन y की जगह कितना 0 पूरा 0 हो गया, तो आपका ओनली कितना बच रहा है e की पावर z इंटू 0 इक्वल टू कितना 0, x की जगह z y की जगह 0, तो x की जगह z रखना, तो ये माइनस का z साइन 0, यहाँ 0 0 और यहाँ 0, तो ये 0 पूरा का पूरा 0 हो गया, छोड़ो इसको। अच्छा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर,
तो e की पावर x का तो e की पावर x रहने वाला है, बाहर कॉमन रहेगा, कांस्टेंट है इसलिए। माइनस का x तो यूं रहेगा साइन y का cos y, ठीक है। उसके बाद y डॉट cos y, तो y स्थिर, cos y का माइनस साइन y, अब की बार माइनस cos y स्थिर, y का y, और साइन y का फिर से वही क्या, cos y। यहां तक कोई भी दिक्कत? यहां देखिए, देखो cos y दो बार तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इनको ऐड करेंगे जब, जोड़ेंगे जब, x cos y से x y कट जाएगा, y sin y से y sin y कट जाएगा। मतलब आपके पास क्या आने वाला है कि यहाँ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर कितना आने वाला है, 0। और जब ऐसा होता है तो आप क्या लिखते हैं कि लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है। क्या लिखोगे? लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है। बात क्लियर? अच्छा सुनो, लाप्लास समीकरण आपकी संतुष्ट हो गई, उसके बाद क्या करा, वो एफजेड फाइंड करो। तो एफजेड का फॉर्मूला बता दो मुझे एक बार, मिलन टॉमसन रचना विधि से। मिलन टॉमसन रचना विधि से तो आप क्या लिखने वाले हो कि एफजेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई जेड कॉमा 0 माइनस आयोटा साई जेड कॉमा 0 बाहर डी जेड प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ फाई जेड 0 की वैल्यू कितनी है, e की पावर जेड इंटू 1 प्लस जेड, तो e की पावर जेड इंटू 1 प्लस जेड, ठीक है। बाहर डी जेड, क्योंकि ये तो 0 ही है ही नहीं, 0 है ना। चलते जाइए, तो एफ जेड इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं e की पावर जेड प्लस जेड डॉट e की पावर जेड डी जेड, और प्लस कितना है, c चल ही रहा है। तो एफ जेड इक्वल टू e की पावर जेड का e की पावर जेड, इसका फर्स्ट सेकंड मानेंगे, और फर्स्ट सेकंड वाला याद है ना क्या होता है, अरे फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा, फर्स्ट का कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी, ये होता है। फर्स्ट सेकंड मानते किसके हिसाब से, आइलेट के अकॉर्डिंग हम ले चलते हो, या फिर जिसका डेरिवेटिव करना है उसको फर्स्ट, जिसका इंटीग्रल करना है उसको सेकंड। तो ये पहला स्थिर है जेड, e की पावर जेड का e की पावर जेड माइनस पहले का अवकलन जेड का 1, e की पावर जेड का समाकलन e की पावर जेड, फिर पूरे का समाकलन e की पावर जेड और प्लस सी। तो आपके पास आ गया एफ जेड इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गए, जेड डॉट e की पावर जेड प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन ने सिर्फ दो बातें कही थी, या तो लाप्लास समीकरण संतुष्ट करा दो, भाई साहब करवा दी मैंने यहाँ पे। एक कहा था एफ जेड फाइंड कर दो, कर दिया मैंने। कौन सी विधि से, मिलन टॉमसन मेथड से। चलिए आज की क्लास में इतना ही, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, बाकी अपन नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे, एक आध क्वेश्चन मिलन टॉमसन करके फिर अपन आगे बढ़ेंगे। रेगुलर क्लासेस लेते रहिए और बिल्कुल नोट्स प्रिपेयर करते रहिए बहुत अच्छे तरीके से, मिस बिल्कुल मत करना एक भी क्लास को। और जब भी आप एक क्लास लेने लगे हैं तो उससे पहले वाली क्लास को लेते हुए। 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 4 बैच अपने चल रहे हैं रेगुलर। जो भी बच्चे आपके कांटेक्ट में, आप उनसे कहिए ज्वाइन करें, और आप भी ज्वाइन करवाइए। और थर्ड ईयर के भी बच्चे आप जो आपके साथ के हैं उनसे कहना लेट ना करें, फिर जितना लेट करेंगे फिर उन्हीं का लोड बढ़ जाएगा एक साथ क्लासेज का, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।